हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्यूजन में। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जो सोशल साइंस का एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो है। और ये काफ़ी सभी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 9, 10th, 11, 12 कभी भी आपका सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन बने, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे आपका जो भी सामाजिक विज्ञान से सब्जेक्ट बनता है उस सब में क्वेश्चन आता है। और खास करके आप अगर बिहार का कोई भी एग्जाम देते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा 2 बार और उसके बाद इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है। तो भारत का बात हो रहा है कि भारत में आज का समय में भी जातिगत असमानताएं कैसे जारी है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप आराम से इसको लिखेंगे कि भारत में जातिगत असमानताएं ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर गहराई से जड़ें जमाई हुई। मतलब बोला जाए कि भारत में जो जातिगत असमानताएं आज से नहीं, बहुत पुराना समय से, ऐतिहासिक समय से समाज को लेकर के, आर्थिक पैसे और आर्थिक स्थिति के स्तर पे और समाज में लिंग को लेकर के, लड़के लड़की के नाम पे बहुत सारे असमानताएं जारी है। तो खास करके जातिगत असमानताएं अगर समझेंगे तो शैक्षणिक क्षेत्र में असमानताएं काफ़ी देखने के लिए मिलता है। तो शैक्षणिक क्षेत्र में बात करें तो जहाँ पे निम्न जातियों, विशेषकर जो अनुसूचित जाति हैं SC और अनुसूचित जनजाति हैं ST और अन्य पिछड़े वर्ग OBC के अंतर्गत जो भी आते हैं विद्यार्थी, उनको शिक्षा प्राप्त करने में आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और अक्सर देखा जाता है कि जाति के नाम पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो उच्च पद पे बड़े बड़े कास्ट के लोग बैठ जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत अच्छे जरूर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाति के नाम पे उनको नीच भावना से देखते हैं और ये समाज में कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो ये शैक्षणिक स्तर में ज़्यादा देखने के लिए आजकल भी मिल रहा है, जो अच्छा नहीं है। आगे, रोजगार और आर्थिक अवसरों में भेदभाव। अगर कोई रोजगार के बारे में बात करें, खास करके कोई प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, निजी क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहाँ जातिगत पहचान के आधार पर ही चयन होता है और उसमें भी भेदभाव का घटनाएं सामने आते रहती है। हम लोग देखते हैं कि कहीं भी बाहर आप काम करने के लिए जाएंगे, प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो आपका पहचान का आपके जाति के लोग हैं तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी उसमें भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो रोजगार और आर्थिक अवसरों में भी भेदभाव होता है। सामाजिक भेदभाव और छुआछूत, जैसे कई गाँव और कस्बों में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर दलित परिवार को मंदिर में घुसने नहीं देता है। गया एक जगह है जहाँ पे जीतन मांझी जब वो मुख्यमंत्री थे तो मंदिर में गए थे और सोचिए कि वहाँ के जो उच्च जाति के लोग हैं उस मंदिर को धोवाया गया था और उन्हें अछूत बोल करके बहुत ही उनको अलग तरीका का, मतलब हमको सुन के अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह के समाज में लोग हैं कि जाति के नाम पे इस तरह का भेदभाव जो करते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सामाजिक कुओं के पास हैंडपंप से पानी लेने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बराबरी से बैठने का इजाज़त नहीं होता है। बहुत सारा कुआं पे जाइएगा तो देखिएगा नीच जाति का, छूत जाति है तो कुआं पे जाने नहीं देता है, हैंडपंप को, आपको चापाकल को चलाने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारा का दिक्कत है। खास करके अम्बेडकर साहब के समय से हम लोग देखते आ रहे हैं कि उस जिस जगह पे जाते थे तो उनको ऊपर से पानी पिलाया जाता था, गलती से अगर सट जाते थे घड़ा में तो उस घड़ा को फोड़ दिया जाता था। तो अलग अलग सामाजिक भेदभाव, छुआछूत ये सब समाज में देखने के लिए हम लोग को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक और सत्ता में भी असमानता है। अगर आप बात करें आज के समय में आरक्षण के बावजूद भी राजनीतिक और प्रशासन में जातिगत पहचान को भारी प्रभाव पड़ता है। अगर आप उच्च जाति के हैं तो आपका सारा काम आसानी से करा दिया जाता है, लेकिन निम्न जाति के हैं, पिछड़े जाति को तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि आज के समय में राजनीतिक में भी असमानताएं देखने के लिए मिलता है। महिलाओं पर दोहरी मार है। अगर आप बात करें महिला के बारे में तो अगर कोई महिला जो दलित हैं, पिछड़े जातियों का महिला है, तो उनको ना केवल जाति का बल्कि उनको लिंग आधारित भेदभाव भी किया जाता है, उनको बहुत शोषण किया जाता है, बहुत सारा का अत्याचार किया जा सकता है। एक तरह से हम इस क्वेश्चन का निष्कर्ष समझें तो भारत में जातिगत असमानताएं कानूनी रूप से समाप्त करने का प्रयास किए गए हैं, लेकिन सामाजिक सोच, परंपरा और व्यवहार में अब भी गहरी पैठ बनाए हुए है। जब तक शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक न्याय की नीतियाँ जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू नहीं होती है, तब तक जातिगत भेदभाव की समाप्ति एक चुनौती बनी रहेगी। तो बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, आप इसको अच्छा से सारा लिख लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार को लेकर के है कि बिहार में विकास की भावी संभावनाएं क्या है। भावी मतलब होता है भविष्य। आप इसका मतलब समझना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है भविष्य। ये जो लिखा हुआ है ना भावी का मतलब होता है भविष्य, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। तो बिहार में विकास की भविष्य में क्या संभावना है इसके बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। तो आप लिखिएगा कि बिहार भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। मतलब बिहार के बारे में बात करें तो आज से नहीं, पूर्वजों के समय से ही, बहुत ऐतिहासिक समय से ही ये सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। यहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा है, जो आज भी कई सामाजिक, आर्थिक और चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में विकास की अपार संभावना है। लेकिन इतना सारा चुनौतियाँ होने के बावजूद भी बिहार में आज भी विकास करने के लिए बहुत सारी संभावनाएँ वर्तमान में अवेलेबल है।
इन संभावनाओं को विभिन्न क्षेत्र में इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कृषि का क्षेत्र में बहुत संभावनाएं विकास करने के लिए, क्योंकि जो यहाँ का मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है, अलग अलग तरह का मौसम है, अलग अलग तरह का फल फसल लगा सकते हैं, तो आप कृषि क्षेत्र में बहुत सारा विकास कर सकते हैं। उद्योग और व्यापार की संभावना है। बिहार में उद्योग काफ़ी कम है, व्यापार को और ऊपर ले आ सकते हैं। कच्चा माल यहाँ बहुत अवेलेबल है, तो आप यहाँ उद्योग को बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। शिक्षा और मानव संसाधन का विकास। बिहार देखिए शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कुछ लोग अच्छे पढ़ने लिखने में जरूर है, लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में पूरा इंडिया में 28 राज्य है, बिहार अपना 28वां नंबर पे आता है। तो शिक्षा में इसको काफ़ी सुधार करने की जरूरत है, और अगर शिक्षा में सुधार करेंगे तो मानव संसाधन का विकास होगा। बुनियादी ढांचे का भी विकास करना जरूरी है यहाँ के लिए। पर्यटक की संभावनाएं, अगर घूमने के लिए देखिएगा, राजगीर जाइए, नवादा का कोकलत जाइए, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान जाइए, बहुत सारा ऐसा जगह है जो पर्यटक स्थल है। अगर उसको ठीक करते हैं तो बाहर से जब लोग पर्यटक लोग यहाँ घूमने आएंगे तो इससे बिहार का संभावनाएं बनने का, आर्थिक स्थिति अच्छा है, जिससे बिहार का विकास हो सकता है। और नीति और शासन में सुधार की भूमिका। बिहार का जो नीति है इसमें काफ़ी सुधार की जरूरत है। काफ़ी भ्रष्टाचार है, पर छोटा छोटा काम में देखिएगा कि कराने के लिए आपको घूस दिया जाता है, अलग से पैसे दिए जाते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये सबको ठीक कर करके नीति में सुधार करके बिहार का विकास किया जा सकता है। हम निष्कर्ष में अगर समझें तो कह सकते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक संपदा की भरपूर पूंजी है। यदि शासन, नीतियां, शिक्षा और आधारभूत संरचना पर सही ढंग से ध्यान दिया जाए तो बिहार न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में भी शामिल हो सकता है। अगर बिहार पर सही तरीके से ध्यान दिया जाए तो ये देश के जितने भी राज्य हैं उसमें ये अच्छे लेवल पे और आगे बढ़ सकता है और आगे आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। देश में आर्थिक विकास में संसाधनों पर महत्व है। देश के आर्थिक विकास में संसाधनों का क्या महत्व है उस पर चर्चा करने का बात कर रहा है। तो देखिए, आप आराम से लिखिएगा कि किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव, यानी कोई भी आर्थिक देश दृष्टि से किसी भी देश का विकास करना है तो उसका नींव प्राकृतिक और मानव पूंजी होता है। अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है, मानव पूंजी अच्छा है, तो आपका देश काफ़ी विकास कर सकता है। और मानव पूंजीगत संसाधनों पर आधारित होता है। संसाधन ही उत्पादन, व्यापार, सेवा, उद्योग और कृषि के मूल आधार हैं। यदि इनका कुशल और संतुलित उपयोग हो तो कोई भी देश तेजी से आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और वहाँ के उद्योग, कृषि पर निर्भर होता है। आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधनों का महत्व पे। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, भूमि, खनिज, वन, ऊर्जा स्रोत आदि किसी भी देश को विकास में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। मानव संसाधन का महत्व समझेंगे तो किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। यदि जनसंख्या को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से सुसज्जित किया जाए तो यह देश के विकास का इंजन का कार्य करती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा धुंधला है लेकिन हम बोल दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। पूंजीगत संसाधनों का महत्व। पूंजीगत संसाधन वे संसाधन हैं जो उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मशीन, भवन, सड़क, कारखाने आदि। संसाधनों का संतुलित और टिकाऊ उपयोग क्यों जरूरी है? तो लिखेंगे, इस 4 नंबर का अलग क्वेश्चन है ये, तो इसको आप अच्छा समझ लीजिए। वो क्वेश्चन चौथा नंबर पॉइंट है ये, इसको समझ लीजिए अच्छा से। इस चौथा नंबर पॉइंट है, क्वेश्चन अलग मत समझिएगा, ये पॉइंट चौथा है, ठीक है। संसाधनों का संतुलित और टिकाऊ उपयोग क्यों जरूरी है? तो लिखेंगे, अनियंत्रित दोहन से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होता है, जैसे प्रदूषण होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, इसलिए जरूरी है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। आज जो भी हमारे पास संसाधन मिल गया, अगर उसको बचा करके नहीं रखेंगे, अंधाधुंध उसका उपयोग करेंगे तो आने वाला समय में लोगों को नहीं मिल पाएगा, आने वाला पीढ़ी को दिक्कत होगा। सतत विकास तभी संभव है जब हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। और कभी भी विकास तभी संभव है, सतत विकास, जब हम संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। इसका निष्कर्ष अगर हम समझें तो देश के आर्थिक विकास में संसाधनों की भूमिका मूलभूत और निर्णायक है। प्राकृतिक, मानव और पूंजीगत संसाधनों का संगठित, न्याय संगत और टिकाऊ उपयोग ही भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक स्तर पर या वैश्विक शक्ति बन सकता है, या विश्व शक्ति बन सकता है। सरकार, समाज और नागरिकों सभी को इन संसाधनों की सुरक्षा और उन्नति में मिलकर प्रयास करना चाहिए। और जितने भी संसाधन, उसके लिए संसाधन को बचाने के लिए जितने भी लोग हैं उनको भी प्रयास करना, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा बन सकता है
कि रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें, तो लिखेंगे 1917 की रूसी क्रांति यानी कि 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। 1917 बोल रहा है तो 1901 से लेकर के 1999 तक 20वीं शताब्दी होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1917 का जो रूसी क्रांति है वो 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस क्रांति ने न केवल रूस को साम्राज्यवाद से मुक्त किया बल्कि दुनिया की राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित किया। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने समाजवाद और साम्यवाद को व्यवहार में उतारा और विश्व इतिहास की दिशा बदल दी। प्रमुख प्रभाव, तो इसका राजनीति पर प्रभाव पड़ा जिसमें राजशाही का अंत हो गया, सोवियत संघ का स्थापना हो गया और कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हो गया। दूसरा में आते हैं, आर्थिक प्रभाव पड़ा जिसमें संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हुआ, कृषि प्रणाली में बदलाव आया, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बना। सामाजिक प्रभाव आया जिसमें समानता की भावना आया, सब बराबर है, कोई भी अलग नहीं है। धर्म पर नियंत्रण हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ। चौथा, वैश्विक प्रभाव पड़ा, समाजवाद का प्रचार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन को प्रेरणा मिला, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का संघर्ष। और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समाजवाद और मजदूर आंदोलन को प्रेरणा मिली। फाइनली अगर इसका निष्कर्ष समझें तो रूसी क्रांति ने न केवल एक देश की व्यवस्था में परिवर्तन की बल्कि उसने पूरी दुनिया में राजनीतिक और सामाजिक चेतना की नई लहर पैदा की। इसने पूंजीवाद के मुकाबले एक वैकल्पिक विचारधारा पेश की, समाजवाद, जिसने बाद में कई राष्ट्रों को प्रभावित किया। यद्यपि इसमें उनके कठिनाइयों, हिंसा और अत्याचार भी हुए, लेकिन इसका ऐतिहासिक प्रभाव दूरगामी और गहन रहा। तो 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हम लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप सभी के लिए लाइव क्लास और बहुत सारे सुविधाएं और अलग अलग सब्जेक्ट का व्यवस्था हो रहा है। तो ठीक है, अभी हम समाप्त करें इस वीडियो को और आप लोग चैनल में बने रहेंगे। जैसे जैसे आपका एग्जाम चल रहा है वो सभी के लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो लाया जाएगा। धन्यवाद।